डिडैक्टिक एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी 2018 में जो विज्ञान में पूछे गए न्यूमेरिकल्स के बारे में। जो इसका पहला सेट है, इसमें 5 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। इस प्रकार से इसके 20 सेट बनेंगे और प्रत्येक सेट में 5 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो कितने क्वेश्चन करवाए जाएंगे? 100 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर बने रहते हैं तो आगामी जो 2021 में रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम होने वाली है उसमें जो साइंस में आप 20 क्वेश्चन 25 में से कर सकते हैं आराम से। अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि वह बिंदु जहां किसी वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे किस रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? गुरुत्व का केंद्र होगा। अब यह गुरुत्व का केंद्र किस प्रकार से हुआ है यह डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जो गुरुत्व का केंद्र होता है वो क्या काम आता है? बैलेंसिंग करने के काम में आता है। जब भी कोई इंजीनियर बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाता है तो गुरुत्व केंद्र को ध्यान में रख के बनाता है। अब जैसे ये बिल्डिंग है तो इसमें गुरुत्व केंद्र कहाँ पे है? बीच में है। और ये बिल्डिंग है, ये गिरने वाली बिल्डिंग है, इसमें भी गुरुत्व केंद्र बीच में है। तो जब भी बिल्डिंग गिराई जाती है तो ऊपर से अपन ऊपर फोर्स लगाएंगे तो बिल्डिंग गिरेगी नहीं। बीच में फोर्स लगाते हैं, बिल्डिंग यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो बिल्डिंग आसानी से गिर जाती है। तो इस प्रकार से इसका गुरुत्व केंद्र, और ताकि बिल्डिंग गिरे नहीं इसलिए इसका गुरुत्व केंद्र बीच में रखते हैं। अब बात करते हैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से। तो इस एग्जाम्पल में गुरुत्व केंद्र कहाँ पे? बीच में है। अगर गुरुत्व केंद्र यहाँ पे होता तो ये इधर गिर जाती। तो इस वजह से गुरुत्व केंद्र क्या करता है? बैलेंसिंग करने का काम करता है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। जो सेकंड क्वेश्चन है, एक गेंद को 80 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है तो चौथे सेकंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? तो ये क्वेश्चन करने के लिए आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो जो भी स्टूडेंट जैसे साइंस बैकग्राउंड से है वो तो इसको समझ जाएंगे, लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए काफ़ी आसानी से समझा देंगे इस पर्सन की सहायता से। तो इस पर्सन में क्या है कि जो nवें सेकंड में किसी निकाय द्वारा तय की गई दूरी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? Sn बराबर u प्लस a अपॉन 2 2n-1। तो u तो क्या है? यहाँ पे निकाय का प्रारंभिक वेग है और a क्या है? त्वरण है और n nवां सेकंड है। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जब गेंद को 80 मीटर की ऊंचाई से, जब गेंद पहले हाथ में, ऐसे मान लेते हैं कि गेंद हाथ में थी तो उस टाइम क्या था? वेग जो प्रारंभिक वेग किया था कि 0 था। फिर जब गेंद को गिराए जाएंगे तो उसमें गति होगी, तो गति के कारण त्वरण उत्पन्न होगा। तो त्वरण कितना है? जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसकी वैल्यू वैसे तो 9.8 होती है, लेकिन जो अप्रोक्स अपन मान के कितने चलते हैं? 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मान के चलते हैं। अब पर्सन की सहायता से जो वैल्यू रखते हैं पुटअप करते हैं। यहाँ पे जो यू की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है? 0 दे रखी है, ए की वैल्यू 10 दे रखी है और एन का मतलब चौथे सेकंड में तय की गई दूरी, तो एन की वैल्यू 4 आ जाएगी। फॉर्मूले में रखते हैं S4 बराबर यू की जगह 0 रख दिया, ए की जगह 10 रख दिया, बटा 2 इंटू 2 और एन की जगह 4 आ जाएगा और -1। तो इस प्रकार से 7 इंटू 5 35 मीटर आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में। तो तीसरा क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपकी काफ़ी चीज़ें क्लियर होगी। अब बात करते हैं कि दो प्रतिरोध है, एक तो 10 ओम का है, एक 20 ओम का है और 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। किस में जुड़े हुए हैं? सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो सीरीज से बनता है और एक समांतर क्रम से। सीरीज मतलब श्रृंखला क्रम और समांतर मतलब पैरेलल। तो बात करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करेंगे। जो यहाँ पे पूछ रहा है विद्युत प्रवाह है, विद्युत प्रवाह मतलब विद्युत धारा पूछ रहा है। ये अपन इसके माध्यम से, इकाई के माध्यम से भी पता कर सकते हैं कि क्या पूछ रहा है। जो विद्युत धारा की इकाई होती है वो क्या होती है? एम्पियर होती है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जब दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों, जैसे दो प्रतिरोध, एक है R1 और एक है R2, जब ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हो तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? R इक्वलेंट बराबर R1 प्लस R2। और जब n प्रतिरोध जुड़े हुए हो तो R इक्वलेंट कितना होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 RN। मतलब अब समझ सकते हैं कि जब भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो उनका मतलब सीधा जोड़ कर दो आप। तो अगर 3 प्रतिरोध जुड़े हो तो R इक्वलेंट कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। और समानांतर क्रम में होंगे तो वो बटे में आएंगे, जैसे 1/R इक्वलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जितने भी प्रतिरोध है उनको ऐसे इस प्रकार से जोड़ते जाएंगे। अब पर्सन में जो पूछा है वो सीरीज में पूछा है, श्रृंखला में। तो कितने प्रतिरोध दे रखे अपने को क्वेश्चन में देखते हैं। 2 प्रतिरोध दे रखे हैं, एक का जो प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम होता है। धारा का क्या होता है? एम्पियर होता है। तो जो 2 प्रतिरोध दे रखे हैं 10 और 20 दे रखे हैं, तो टोटल प्रतिरोध जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, सीरीज में जोड़ रखे हैं तो तुल्य प्रतिरोध 10 + 20 30 हो जाएगा। अब बात करते हैं ओम का नियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नियम है और इससे आपके जो अब इस बार जो ग्रुप डी की एग्जाम लगेगी उसमें इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे जो पूछ रहा है अपने को, धारा पूछ रहा है। तो यहाँ पे V की वैल्यू तो अपने पास 6 है
और जो आर है, आर इक्वलेंट है, इसकी वैल्यू 30 आ गई। तो अब इस फॉर्मूले में रखेंगे, आई बराबर निकालेंगे तो वी अपॉन आर आ जाएगा। तो वी की जगह 6 और आर की जगह कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.2 एम्पियर आ जाएगी। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। जो फोर्थ क्वेश्चन है ये कह रहा है कि 120 वाट का एक विद्युत लैंप प्रतिदिन 8 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है, तो एक दिन में लैंप द्वारा खर्च की गई ऊर्जा की इकाइयों की गणना कीजिए। तो ये क्वेश्चन होगा, किस प्रकार से करेंगे ये सबसे पहले समझते हैं अपन नॉर्मल तरीके से। जैसे अपने घर में 100 वाट का बल्ब है, अगर उसको अपन 10 घंटे जलाते हैं तो कितने, 1100 वाट का बल्ब है और 10 घंटे चलाते हैं तो ये हावर में आता है और ये वाट में आ जाएगा। तो कितना हो गया, 1000 वाट इंटू हावर। और 1000 को क्या लिख सकते हैं अपन, 1000 को क्या लिख सकते हैं, 1000 को किलो लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 1 किलो वाट हावर। और 1 किलो वाट हावर ही क्या होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है। 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलो वाट हावर हो जाएगा। तो जो यूनिट यहाँ पे जो पूछ रहा है कि लैंप द्वारा खर्च की गई ऊर्जा, तो ऊर्जा का मतलब क्या हो गया, यूनिट निकालना अपने को। जो यूनिट मतलब लैंप द्वारा जो 8 घंटे में 120 वाट के जो बल्ब द्वारा खर्च की गई ऊर्जा निकालनी है अपने को। तो मतलब कितने यूनिट बनेंगे वो इसका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि 120 वाट का बल्ब है और कितनी देर काम में लिया गया, 8 घंटे से। तो टोटल अपन अब इसमें सॉल्यूशन के माध्यम से समझते हैं। जो 120 वाट का बल्ब है वो 8 घंटे तक उपयोग में ले गया है, तो टोटल कितना हो गया अपने पास, 120 इंटू 8 तो कितना हो जाएगा, 960 वाट इंटू घंटा हो जाएगा अपने पास। फिर इसको किलो के लिए किलो में कन्वर्ट, अब वैसे देखा जाए ना तो 1000 वाट इंटू घंटे में 1000 जो वाट इंटू घंटा होता है उसमें 1 यूनिट होता है, और यहाँ पे कितना आ रहा है अपने पास, 960 आ रहा है। मतलब अप्रोक्स देखा जाए ना तो 1 यूनिट के आसपास जो आंसर होगा वो होगा। लेकिन फिर भी कन्वर्ट करके देखते हैं अपन, कन्वर्ट करके, ताकि कन्फ्यूजन कुछ भी नहीं रहे। तो बात करते हैं, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 1000 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 1000 से ऊपर नीचे करेंगे तो ये 1000 वाट इंटू घंटा बन जाएगा। तो 1000 को तो क्या लिख सकते हैं, किलो वाट और हावर, तो किलो वाट हावर लिख देंगे। 960 बटा 1000 बचेगा, तो 960 बटा 1000 बचेगा। तो 1000, अब 960 में 1000 का भाग देंगे तो 0.96 और किलो वाट हावर ऐसे कैसे आ जाएगा। तो 1 किलो वाट हावर, 1 यूनिट का मतलब 1 किलो वाट हावर होता है। तो 0.96 यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। तो 0.96 जो यूनिट है, इकाई है, तो वो इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 5 क्वेश्चन के बारे में। जो 5 क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2 असमान द्रव्यमानों में समान गतिज ऊर्जा होती है तो भारी द्रव्यमान में क्या होता है। समान स्वेग, कम स्वेग, अधिक स्वेग कह नहीं सकते। तो अब इसका सॉल्यूशन की सहायता से समझते हैं इस क्वेश्चन को। जो इसका सॉल्यूशन है कि स्वेग का फॉर्मूला क्या होता है, स्वेग का फॉर्मूला होता है स्वेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग होता है। स्वेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। इससे भी जो रेलवे ग्रुप डी में न्यूमेरिकल आ सकता है, जैसे द्रव्यमान की वैल्यू दे देगा और वेग की वैल्यू दे देगा और आपको स्वेग पूछेगा, तो स्वेग निकाल सकते हैं। द्रव्यमान की जगह द्रव्यमान रख देंगे, वेग की जगह वेग रख देंगे, तो इस प्रकार से स्वेग निकल जाएगा। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। ये फॉर्मूला भी याद रख लेना, इस फॉर्मूले की सहायता से भी क्वेश्चन आते हैं कई बार। द्रव्यमान दे दिया और वेग दे दिया, काइनेटिक एनर्जी पूछ लेगा, तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। अब बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² हो गया। अब यहाँ पे जो अपन इसको स्वेग में कन्वर्ट करेंगे तो m को ऊपर और नीचे दोनों साइड में गुणा करने पर, अंश और हर में, तो ऊपर तो अंश में तो क्या हो जाएगा, m² हो जाएगा v² और नीचे हर में m आ जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, 1/2 m² v² अपॉन m हो जाएगा। तो m² v² को क्या लिख सकते हैं अपन, mv बराबर कितना होता है, mv बराबर p होता है। तो m² v² को क्या लिख सकते हैं, p², और m नीचे ऐसे कैसे रहेगा, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, p² अपॉन 2m। तो p जो स्वेग बराबर क्या हो जाएगा, 2m इधर जाएगा, तो ke, तो p बराबर √2m ke हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला भी याद कर लेना। कई बार क्या कि ऐसे बोलता है कि द्रव्यमान समान हो, गतिज ऊर्जा अलग अलग हो, तो किस प्रकार से स्वेग निकालेंगे। अब इसमें पूछ रखा है कि गतिज ऊर्जा समान है अपने पास और द्रव्यमान अलग अलग है। अब किस प्रकार से सोल्व करेंगे। जो p है वो किसके समानुपाती हो जाएगा, m के समानुपाती हो जाएगा, p समानुपाती √m। और समानुपाती का मतलब होता क्या है ये अपन समझते हैं। जैसे m1 है तो इसने क्या कर रखा है कि एक द्रव्यमान तो क्या है, भारी है, जैसे इसकी वैल्यू कितनी है, 16 है, और m2 की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो द्रव्यमान किसका ज़्यादा है, m1 का ज़्यादा है और m2 का कम है। तो जो p1 हो जाएगा, जो p1 होएगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √16, और p2 √4 आ जाएगी। तो p1 की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी,
4 हो जाएगी और P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 हो जाएगी। तो इस प्रकार से द्रव्यमान जिसका m1 ज़्यादा था तो उसका जो P1 भी क्या हुआ ज़्यादा हुआ। तो ये है कि जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका स्वेग भी क्या होगा ज़्यादा होगा, और जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका स्वेग भी क्या होगा कम होगा। अब बात करते हैं इसका आंसर। अब पूछ क्या रखा है, यदि दो असमान द्रव्यमानों में समान गतिज ऊर्जा होती है तो भारी द्रव्यमान में तो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा तो उसमें ज़्यादा स्वेग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अधिक स्वेग।